नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके साथ साथ उससे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आइए उसके आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ शेष थी वो पढ़ते हैं, और गंगा नदी तंत्र में जो एक या दो नदियाँ जो थोड़ा अलग से पढ़ने के लिए होती हैं वो बच रही थी, आज उनको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, इधर काफ़ी दिन बीच में व्यवधान रहा। लास्ट अक्टूबर से लेकर अब तक की देखा होगा आपने कि काफ़ी सारे लोग डेंगू और टाइफाइड से प्रभावित हुए। इसकी वजह से आपकी क्लासेस में भी कुछ डिले हुआ, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आज से फिर से हम आपके साथ पूरे जोश खरोश के साथ जुड़ रहे हैं। आज से नियमित आपको पूर्व की भांति वीडियो मिलती रहेंगी। इंडियन इकोनॉमी की भी क्लासेस आपको कल से प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं। इससे पहले एक आपके लिए न्यूज़ ये है कि हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 13 या 14 तारीख लास्ट डेट है उसकी। उसका फॉर्म आप सभी लोग फिल कर लीजिए। स्वर्णिम अवसर है। काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों को मिलाकर लगभग 3,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो आप लोग तन मन धन से जुट जाइए और तैयारी करते रहिए। जिन लोगों ने उसका फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वह जल्द से जल्द वो फॉर्म फिल कर दें और तैयारी में जुट जाएँ। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक नदी जिसको हम गंगा नदी तंत्र का ही भाग मानते हैं, दामोदर। ठीक है, कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करा देते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। पिछली क्लासेस में आपने छोटा नागपुर पठार की स्थिति देखी है, तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है। अगर आपसे जगह पूछी है तो आप हजारीबाग को टिक करेंगे। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है ये, हजारीबाग नहीं पूछा गया। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है ये भी आप जान लीजिए। झारखंड, जो पहले कभी बिहार का भाग हुआ करता था, सन 2000 में इसको बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया, झारखंड। ठीक है, फिर क्या होता है? हमने आपको गंगा नदी तंत्र में पढ़ाया था कि यह दामोदर नदी जो गंगा की एक वितरिका है हुगली, उसमें मिल जाती है। गंगा नदी की वितरिका हुगली, और यहाँ पर ये दामोदर नदी आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी गंगा हो गई, ये इसकी वितरिका हो गई हुगली। वितरिका क्या होती है मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक, या दामोदर। ठीक है, तो ये रही। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये आप नोट कर लीजिएगा कि हुगली नदी में जल विसर्जित करती है अपना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है? यह नदी भारत का बायो डेजर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? बायो डेजर्ट। बायो डेजर्ट कहलाती है। क्यों कहलाती है? इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि यह बायो डेजर्ट कहलाती है। ठीक है, अत्यधिक प्रदूषण के कारण इस नदी को हम बायो डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इसका और उपनाम है। क्या है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक, ठीक, इसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ये इसके उपनाम हो गए दामोदर के। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है, बायो डेजर्ट कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार हजारीबाग में है, झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा आपको। यह नदी हुगली जो गंगा की वितरिका है उसमें अपना जल विसर्जित कर देती है। बायो डेजर्ट क्यों कहते हैं? अत्यधिक प्रदूषण के कारण। ठीक है, एक चीज़ और नोट करिएगा, बहुत ही फेमस एक बांध है। कौन सा? पंचेत। ठीक, पंचेत। एक और है बराकर। ठीक, सॉरी, बराकर। ठीक, मैथान। ठीक, मैथान, तिलैया, पंचेत, बराकर, मैथान, तिलैया। ठीक है, ये क्या है? और एक और कोनार। यह 5 बांध हैं आपके। ठीक है, इस नदी पर यह 5 बांध स्थित हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्या? डैम्स, इंग्लिश में डैम्स कहते हैं। रिजर्वायर जो इनके लिए झील बनाई जाती है जहाँ पे इनका जल इकट्ठा होता है। ठीक, ये डैम एंड रिजर्वायर्स, ये आप पांचों याद रखिएगा नाम, ये एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, पंचेत कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है दामोदर नदी के लिए कि जो इसकी घाटी है, दामोदर नदी जो घाटी है, दामोदर नदी घाटी, दामोदर किसी भी नदी घाटी का निर्माण कैसे होता है, वह नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनको मिला के जो है पूरा घाटी क्षेत्र बनता है, उसको हम नदी घाटी कहते हैं। आप जो देख रहे हैं इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, पंचेत, बराकर, कोनार, ये इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है पूरा, यह मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है। आपने पढ़ा होगा मिनरल रिसोर्स, ठीक, मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है ये, इसलिए इसे क्या हम कहते हैं, इसे भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर, रूर ऑफ इंडिया। आप नोट करते चलिएगा, ये सब रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैसे रूर कहाँ है, तो ये रूर जो है ये आपका जर्मनी में है। जर्मनी में एक स्थान है रूर जो कि मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसी आधार पे हम इसे भारत का रूर कहते हैं, ठीक। जो रूर है जर्मनी का, वह विश्व में सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, और भारत में जो सबसे ज़्यादा रिच स्थान है वो यह है, इसीलिए हम इसकी तुलना रूर से करते हैं, इसे हम रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी रही आपके लिए दामोदर नदी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप। अगली रिवर कौन सी है, हेडिंग डालिएगा स्वर्णरेखा, ठीक। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका केवल आप उद्गम याद रखिएगा, और कुछ अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। इसका भी उद्गम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, आपको यहाँ से उद्गम देखने को मिलेगा। इसके बाद यह आपकी उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा था कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी पढ़ा दी है, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट हो जाता है, रांची के पास यह एक जलप्रपात बनाती है, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, ठीक। जल कहाँ पे गिराती है, बता दिया मैंने आपको, बंगाल की खाड़ी में। ये रही आपके लिए स्वर्णरेखा नदी, बाकी इस पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली नदी पर देखते हैं महानदी, महानदी का ये देख लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी नदी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे। इसका उद्गम देखेंगे तो उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम की आप बात करेंगे तो दंडकारय, दंडकारय का क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। वहाँ से देखिएगा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा यह दंडकारय का स्थान, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पर इसका बेसिन आपको देखने को मिलेगा। बेसिन का मतलब और भी इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वह बहकर आती हैं और महानदी में अपना जल गिरा देती हैं। तो यह रही आपके लिए महानदी का जो उद्गम स्थान है, कहाँ पर है, दंडकारय, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ पर यह अपना जल गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित कर देती है। कहाँ पर, कटक, कटक कहाँ पर पड़ता है, तो यह उड़ीसा में पड़ेगा। यहाँ पर यह अपने डेल्टा का निर्माण करती है और अपना जल विसर्जित कर देती है। जो इसका महानदी का डेल्टा है वह आपका जो है चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये नदी। आपकी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब थोड़ा सा आप सोचिए कि महानदी पर, महानदी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक हसदेव है, डूब है, ठीक है, तेल है, ऊंग है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट मत करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस पर कौन सा जो है प्रोजेक्ट, तो हीराकुंड बांध, ठीक, हीराकुंड, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है, इसलिए इस नदी का जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यह हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है, क्या, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, महानदी डेल्टा, ये अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट। आपसे हीराकुंड पूछा जाएगा, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और नोट कर लीजिए, टीकरपाड़ा, ठीक, टीकरापाड़ा एक और आपकी परियोजना है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। यह बहुउद्देशीय परियोजना आपकी महानदी पर स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी जो नदियाँ थीं,
उत्तर भारत की जो नदियाँ थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। उसी के साथ साथ हमने 2 नदियाँ और पढ़ ली, 2 या 3 नदियाँ और पढ़ ली। अब हम चलते हैं किधर, प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में से जो 4-5 नदियाँ हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे उन्हीं का अध्ययन करेंगे। 1-2 जो और इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गोदावरी नदी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोदावरी नदी। ठीक है, 2 नदियाँ आपको भी और पढ़नी है, नर्मदा और ताप्ती, उनके बारे में भी हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, गोदावरी नदी अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है। तो लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, या कहीं लंबी भी आ सकता है तो लंबी भी नोट कर लीजिए आप यहाँ पर। इंग्लिश, ये क्वेश्चन जब आए तो आप इंग्लिश वाले वर्जन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, वहाँ पे चेक करिएगा क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश वाली जो वर्जन होगा उसको चेक करिएगा। ठीक है, ये वहाँ पर अगर आपने हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, कहीं लंबी दिया होगा कहीं बड़ी दिया होगा, तो इस वजह से आप इंग्लिश वाले वर्जन को देखेंगे, वही आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका एक उपनाम भी है, क्या उपनाम है, दक्षिण की, सॉरी दक्षिण गंगा की मत लगाइएगा। ठीक है, इस बार इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण गंगा, केवल दक्षिण गंगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे दक्षिण की गंगा करेंगे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दक्षिण की गंगा नहीं करना है, दक्षिण गंगा रखना है। ठीक है, गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप जान रहे हैं। अगर आप दूरी भी देखना चाहेंगे तो यह लगभग 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, दक्षिण गंगा हम इसको कहते हैं। चलिए आइए और देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम होता है नासिक। नासिक कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा नासिक कहाँ पर है। नासिक के त्र्यंबक, एक वहाँ पर त्र्यंबक स्थान है। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। नासिक कहाँ पर है, तो नासिक है महाराष्ट्र में, और यहीं पर एक मंदिर स्थित है, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, जो कि ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे आप तो यह नदी किन किन राज्यों से बहती है, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इनके इसको मत करिएगा। ठीक है, अब ये नदी महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र से आगे जाकर तेलंगाना, तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश, इसका कुछ हिस्सा आपको जब आप इसके घाटी की देखेंगे, जब इसका और सारी सहायक नदियों को लेकर चलेंगे तो देखेंगे आपकी कर्नाटक में भी आपको इसकी सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे केवल उद्गम पूछा जाएगा। ये जो बाकी चीज़ें हैं यह बड़े एग्जाम्स में लाइक पीसीएस और यूपीएससी पूछता है, तो आप वहाँ तक का जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस आप ये याद रखिए आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है, आंध्र प्रदेश में यह डेल्टा बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है, और कहाँ पर, बंगाली खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी अगर आप पूछेंगे कहाँ पर, तो यह राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी, राजमुंदरी क्यों इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए ये भी आप नोट कर लीजिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। बीच में जो भी चीज़ें मिलती रहेंगी मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, दक्षिण गंगा इसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो यह महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बाकी स्टेट में थोड़ी थोड़ी प्रवाहित होती है। सहायक नदियाँ नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है, सहायक नदियाँ। ठीक, सीधा क्वेश्चन आया है कि या किसकी सहायक नदी है, या फिर पूछा गया है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया है, मैं आपको अभी बताता हूँ, प्राणहिता इसकी सहायक नदी है एक। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए वेन गंगा। ठीक,
वेनगंगा और पेनगंगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और एक नदी इसकी सहायक है इंद्रावती, इंद्रावती को नोट कर लीजिए और इंद्रावती के साथ आगे टिक करके लिखिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। क्या? चित्रकूट जलप्रपात। और इस चित्रकूट जलप्रपात को ही हम क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा। इसलिए यह जलप्रपात इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी जलप्रपात की वजह से यह नदी जो आपकी इंद्रावती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस इंद्रावती की वजह से क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपकी नदी गोदावरी, ठीक है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे। प्राणहिता हो गई, वैनगंगा हो गई, पैनगंगा हो गई, इसके साथ साथ एक नदी और नोट करिए, वर्धा, ठीक है, वर्धा भी इसकी सहायक नदी है। और एक पेंच, पेंच के नाम से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक वन्यजीव विहार भी स्थित है, ठीक है। पेंच वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ एक सहायक नदी और नोट कर लीजिए, कौन सी, मंजीरा, ठीक। बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगली रिवर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इस पर एक बहुत ही फेमस बांध स्थित है, का नाम है जयकवाड़ी, ठीक। जयकवाड़ी बांध है, वह आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसी नदी के तट पर नासिक में, नासिक से मैंने ये भी बताया आपको, उद्गम होता है त्र्यंबक नामक जगह से, और यहाँ पर आपका कुंभ मेला लगता है, ठीक, कुंभ मेला, ठीक, गोदावरी के तट पर, ठीक है। आपका जैसे इलाहाबाद में लगता है वैसे ही नासिक में भी लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली नदी कौन सी है जो हमें पढ़नी है, वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के बारे में आपने पढ़ रखा है, ठीक। स्थिति इसकी क्या है देखने को मिलेगी आपको, तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो आपने पढ़ा था, इसको हम पश्चिमी घाट पर्वत भी कह देते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अगर आप देखना चाहेंगे कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यह आपकी सेकंड लार्जेस्ट है, कौन सी, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लार्जेस्ट। इसके लिए आप इंग्लिश वर्जन ही देखेंगे लार्जेस्ट, वरना फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको आप ऐसे ही याद करिए, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। आप जब आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इंग्लिश का वर्जन देखेंगे और उसके हिसाब से टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मैंने आपको बता दिया, महाबलेश्वर से होता है। आगे आप देखेंगे तो यह कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए विजयवाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आप नोट करेंगे। अगर आप डिस्टेंस जानना चाहेंगे तो डिस्टेंस इसकी लगभग 1400 किलोमीटर, ठीक, लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय करती है नदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रवाह आप देखेंगे तो कृष्णा नदी का कहाँ पर है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए, सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी हैं। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है वह आप नोट करिएगा, घटप्रभा। मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। घटप्रभा, मालप्रभा, यह दोनों एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, घटप्रभा, मालप्रभा। और बहुत ज़्यादा एक फेमस नदी कौन सी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये दोनों अलग नदियाँ हैं, एक तुंग एक भद्रा, मिलाकर तुंगभद्रा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यह हो गई। और एक नदी कौन सी है, मूसी, जो है मूसी नदी है, इसी के तट पर आपका क्या स्थित है, हैदराबाद शहर स्थित है, हैदराबाद। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यह
आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और कौन सी है? आपने देखा था कि अभी कावे उसमें गोदावरी नदी में आपने देखा था तो वहाँ पर आपको पैनगंगा और वैनगंगा थी। यहाँ पर एक नदी है पंचगंगा, और यह आपको इसलिए दिया था क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाएगा, पैनगंगा, वैनगंगा, पंचगंगा और एक कोई और। वहाँ से गलत करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हाँ, एक नदी और, दूध गंगा। ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि एक ऑप्शन में डालकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके लिए इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, और एक नदी अगर आप और लिखना चाहें तो लिख लें भीमा। ठीक, भीमा भी इसकी सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। जल कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद आप अगर आगे चलकर देखेंगे तो यह कृष्णा और गोदावरी, इन दोनों का जो डेल्टा है वह आपस में मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों का डेल्टा आपस में मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? केजी बेसिन। केजी बेसिन। ठीक, के फॉर कृष्णा और जी फॉर गोदावरी, इसको हम केजी बेसिन कहते हैं। ठीक है, यह दोनों आपको डेल्टा मिले हुए दिखाई देंगे। और जो ये क्षेत्र है आपका केजी बेसिन, इसको किस नाम से जानते हैं? इसका एक उपनाम है राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से हम इस क्षेत्र को जानते हैं, जो केजी बेसिन है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पेट्रो के इस केजी बेसिन में आपको पेट्रो रसायन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेट्रो रसायन के भी भंडार खोजे गए हैं, पेट्रो रसायन। ठीक है, ये आपके लिए कृष्णा नदी से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल गैस के भी पेट्रो रसायन, इसके साथ साथ यहाँ पे लिख लीजिए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे नेचुरल गैस की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगली नदी कौन सी पढ़नी है हमें। तो अगली नदी जो हम पढ़ेंगे वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक है, जब आप कावेरी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी रेंज। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत, उद्गम होगा ब्रह्मगिरी पर्वत से। ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम देखने को मिलता है। ठीक है, और कहाँ पर है ये ब्रह्मगिरी पर्वत? आप बात करेंगे तो कुर्ग, कुर्ग में है, और यह कर्नाटक में है। अभी अभी एक पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, कुर्ग से भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो यही कुर्ग है। ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इसको आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आए तो अब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, और यह जो कावेरी नदी है आपकी, आपका एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। उस नदी द्वीप का निर्माण का नाम क्या है? श्रीरंगपट्टनम। यह नदी द्वीप का निर्माण करती है, जैसे कि आपने ब्रह्मपुत्र नदी में भी पढ़ा हुआ है नदी द्वीप, और इस नदी द्वीप का नाम क्या है? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का निर्माण करती है, और फिर आगे चलती है यह, और आगे चलने के बाद एक शिव समुद्रम के आपने देखा होगा जलप्रपात, बहुत फेमस जलप्रपात है, आपने कई बार नाम सुना होगा, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो वह इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, जलप्रपात आपका जो आपकी नदी है कावेरी नदी, इसी नदी पर यह शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर एक स्थान है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, जो आपको समझ में ना आए वह आप लिख लीजिएगा। तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर डेल्टा का निर्माण करती है, और अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में यह अपना जल गिरा देती है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे बहाव कहाँ पर है तो तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है यहाँ पर, अपने साथ जो बहा के लाती है जलोढ़ मिट्टी, वह तमिलनाडु क्षेत्र में यह फैला देती है। इसीलिए देखा होगा आपने तमिलनाडु कृषि क्षेत्र में अत्यधिक रिच रहता है। ठीक है, तमिलनाडु में कृषि, अच्छी खासी कृषि की जाती है। ठीक है, तो यह आपके लिए कावेरी नदी के बारे में जानकारी रही। इसकी आपकी सहायक नदियाँ जो हैं,
सहायक नदियों के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। हेमावती, ठीक, हेमावती, अर्कावती। हेमावती इसकी सहायक नदी है, अर्कावती सहायक नदी है, ठीक है। स्वर्णवती, स्वर्णवती इसलिए आप इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जब हम लोग ब्रह्मपुत्र टिक कर देते हैं इसमें, ठीक है। स्वर्णवती, ठीक है। स्वर्णवती हो गई, अमरावती हो गई, सब में देखिए वती है लास्ट में, ठीक है, ठीक। और एक कबानी। तो यह रही इसकी सहायक नदियाँ, जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तक इसके बारे में एक चीज़ और है कि कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो यह जो है पूरे वर्ष इसमें जल बना रहता है। सदा नीरा नदी है। क्यों है सदा नीरा नदी? क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रीष्म काल में जो है मानसूनी वर्षा होती है, वहाँ से इसको जल मिल जाता है, ठीक। और अभी आगे चलकर आपको मैं मानसून पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा फैक्ट आपका। तो ग्रीष्म काल जो कालीन मानसून होता है उससे मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है, और फिर लौटते हुए जो मानसून होते हैं वह फिर तमिलनाडु में वर्षा करते हैं, तो इसमें फिर से आपको जो है जल मिलता है। तो इसलिए इसको यह नदी पूरे वर्ष भर इसमें जल अच्छी मात्रा में बना रहता है, इसलिए हम इसको सदा नीरा कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ मैंने आपको बता दी हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। एक इस पर जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात कौन सा स्थित है? होगेनकल। कौन सा? होगेनकल, ठीक। होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह क्या है? जलप्रपात। नोट कर लीजिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह रही आपकी कावेरी नदी के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं आपको। जब आप कावेरी से आगे चलेंगे तो आप देखेंगे एक नदी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेन्नार। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हम सेफ साइड लेके चलेंगे, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आपके सिलेबस का जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए और आपकी क्लासेस में आपको ना मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पर है यह? देखेंगे तो आप कृष्णा और कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। कृष्णा और कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा क्या? नंदीदुर्ग, नंदीदुर्ग पहाड़ी। नंदीदुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है कोलार, ठीक, वहाँ से नंदीदुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। यह आपके लिए पेन्नार नदी है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जल अपना कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। सहायक नदियाँ हैं लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने एक सुना होगा, एक जगह का नाम, एक टाउन है, क्या है? नेल्लौर। वह इसी के तट पर स्थित है। कौन सा? नेल्लौर, ठीक। नेल्लौर के बारे में आपने पढ़ा होगा, वह आपका पेन्नार नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और बाकी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहने वाला। इसकी सहायक नदियाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आगे चलते हैं। पेन्नार नदी हो गई। एक नदी और लिख लीजिए, हल्का सा कहीं पर नोट बना के लिख लीजिए। नोट लिखिए, बैगाई नदी, ठीक है। बैगाई नदी जो है भारत की सबसे दक्षिणी नदी मानी जाती है। जो भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, सदर्न मोस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? बैगाई नदी। कहाँ से निकलती है? कार्डमम पहाड़ी से निकलकर। वैगाई नदी, वैगाई नदी, या वैगाई ऐसे लिखा जाए, ई है, ठीक है। सदर्न मोस्ट रिवर है। यह क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया। देखिए दिन ब दिन एग्ज़ामों का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है क्वेश्चंस का, वह अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी, जब आप आयोग से 2 कदम आगे चलेंगे तभी आप किसी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। आयोग जहाँ तक सोचता है आप उससे 1 या 2 कदम आगे सोचिए, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा आप हर बार आयोग से पीछे रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से 2 कदम आप आगे चलिए,
तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो सभी लोग पढ़ रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए पेन्नार रिवर रही। बैगाई रिवर मैंने आपको बता दिया, सदर्न मोस्ट रिवर है आपकी, कार्डूम पहाड़ी से निकलती है और आपकी पाक जल संधि के पास गिरती है। आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप नोट मत करिए, ठीक है। ये रही आपके लिए कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और अब हम दो नदियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो छोटी छोटी नदियाँ कुछ हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इस समय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं अब कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, दो नदियाँ में पढ़नी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, कई जगह पे आपको तापी भी लिख देखने को मिल सकता है। ये नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदियाँ हैं, दो जो फेमस इंपॉर्टेंट नदी हैं नर्मदा और ताप्ती, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नर्मदा, ठीक। जब आप नर्मदा के बारे में देखेंगे तो यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक, ये लिखना ही जरूरी है। अगर नॉर्मल आप देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ पर लार्जेस्ट का ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश वर्जन देखिएगा, लार्जेस्ट देख के टिक करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम मैकाल श्रेणी से, उद्गम मैकाल, मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी के बारे में पढ़ रखा है आपने, ठीक है। मैकाल श्रेणी से होता है, देखेंगे कहाँ पर, अगर आप और ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैकाल श्रेणी अमरकंटक, ठीक है। दोनों में से जो भी मिले वो आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में, सॉरी, खंबात की खाड़ी में। आप अपने हिसाब से पेन चेंज करके उद्गम और डेल्टा या एस्ट्यूरी सब लिखते रहेंगे, मैं यहाँ पे एक साथ लिख दे रहा हूँ। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है यह। खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है अरब सागर में, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि यह किन राज्यों से बहती है, तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग गुजरात को मिस कर देते हैं, तो आप गुजरात नहीं भूलेंगे, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यह नदी, और इसका जो अधिकतर जो आपका जो है इसका बहाव क्षेत्र है लगभग 85% आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बाकी आपका जो है गुजरात और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में नोट करते हैं हम। यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है कुछ, कि कौन से हैं, कपिल धारा, एग्जाम में आपके पूछा गया है कौन सा जलप्रपात, कपिल धारा, ठीक। कपिल धारा एक जलप्रपात हो गया। दूसरा आपके लिए कौन सा है, दूसरा आपका दूध धारा, सॉरी, दूध धारा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, कौन सा, धुआंधार, यह बहुत बार पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। और इसी नदी के तट पर आपको जो है गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू, ठीक है, सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, सही कर लीजिएगा इसको, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी नदी जो आपकी नर्मदा नदी है इसी के तट पर, कहाँ पर, केवड़िया, केवड़िया गुजरात, ठीक। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है। सहायक नदी आप देखेंगे तो कौन सी है, सहायक नदी इसकी कोनार है, कोनार है, दूधी है, तवा,
और हिरन। पूछा नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपके लिए। और यहाँ से आपके जो इस पर प्रोजेक्ट स्थित हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, कौन से हैं आइए देख लेते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। कौन सा है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर स्थित है। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ठीक। और एक और है, कौन सा? ओमकारेश्वर। यह मंदिर भी है ओमकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग भी है और प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। ओमकारेश्वर इस पर स्थित है, ठीक। इसलिए आप नर्मदा रिवर के बारे में जानकारी हो गई। आप इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो बाकी आपसे कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं ज़्यादातर वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ताप्ती नदी की, ठीक है। ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं, आइए। ताप्ती के बारे में आप इसका जब उद्गम देखेंगे तो उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल पठार, ठीक। बैतूल पठार कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा के पास। सतपुड़ा के दक्षिण में बैतूल पहाड़ है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जल कहाँ प्रवाहित करती है? अपना जल विसर्जित करती है, जब देखेंगे आप तो अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। नर्मदा के बारे में आपने पढ़ा नर्मदा जो है सबसे लंबी नदी है जो कि अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है या पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ताप्ती के बारे में लिखेंगे, यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी है, बड़ी, लार्जेस्ट ब्रैकेट में लिखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है, दोनों चीज़ें, ठीक है। ये हो गई आपके लिए। बाकी आप इसका अगर राज्य देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए यह जल कहाँ पर गिराएगी? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। खंभात की खाड़ी में। खाड़ी में क्या अंतर? में खाड़ी हो गया ये जो आपकी कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा, आपकी खंभात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इन सब को डिफिनेशन क्या है? खाड़ी हम कब कहते हैं, सागर कब कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। गल्फ़ आपने कई बार देखा होगा कि जो है खाड़ी को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, तो हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको बना के बताएंगे कि हम इनका नामकरण कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। लेक के बारे में भी आपने देखा होगा, लेगून किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आपको एक दिन बताएंगे किसी वीडियो के माध्यम से। चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर आइए, ताप्ती नदी के बारे में देखिए। उद्गम बैतूल पठार हो गया, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है ये नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, मैंने आपको बताया है। सर्वाधिक प्रवाह आप देखेंगे तो कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस पर गुजरात का जो सूरत शहर स्थित है, सूरत कहाँ, क्या? गुजरात का सूरत, यह आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो सहायक नदी यहाँ पर कई सारी हैं, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट दो हैं, पूर्णा और उकाई। उकाई क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर उकाई पावर प्लांट है, ठीक है। उकाई नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है, इसका नाम ही उकाई है, उकाई डैम, ठीक है। और उकाई के साथ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उकाई है, ठीक। और काकरपारा, काकरापारा, ठीक। काकरापारा हो गया। और गिरना, यह डैम आपके ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यह आपके लिए ताप्ती नदी के बारे में जानकारी हो गई। बाकी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे तो निश्चित है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी, ठीक। लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है पुष्कर झील से। पूछा नहीं गया है हालांकि, लेकिन हो सकता है कभी आपसे किसी आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। पुष्कर झील,
ठीक है, कहाँ पर स्थित है यह? तो अरावली पहाड़ी के पास, आप नोट करिएगा, अरावली के पास, ठीक है। फिर कहाँ पर यह? गुजरात में कच्छ ज़िले में, आपने पढ़ा होगा कच्छ, जहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधे के जो है संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है कच्छ में पहुँचती है या गुजरात में, और वहाँ पर समुद्र तट से पहले ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। समुद्र से में जल गिराने से पहले ही यह कच्छ का जो दलदल है उसी में विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए जो है यह नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा जाता है कि कैसी कौन सी नदी है जो कि जो है समुद्र से पहले ही किसी नदी या समुद्र में अपना जल विसर्जित नहीं करती है, तो लूनी नदी हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में एक और फेमस चीज़ है कि यह इसे आधा मीठा और आधा खारे पानी की नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका जो ऊपरी धारा है वो आपको मीठा जल मिलेगा और जो नीचे धारा है वहाँ पर खारा जल मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अगली नदी क्या है? माही नदी। लूनी नदी से इंपॉर्टेंट केवल वही जो मैंने आपको बताया। ऐसा वो कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो आप लूनी नदी पर टिक करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। माही की बात करेंगे तो माही का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग से। आप सीधे केवल विंध्याचल पर्वत जानिए, उद्गम विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में जो यह नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको यह 2 बार काटती है। कहाँ पर गिरेगी? माही नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। साबरमती नदी के बारे में देख लेते हैं। साबरमती नदी, इसके बारे में देखेंगे तो कहाँ से इसका उद्गम होता है? अरावली से, ठीक है, अरावली से इसका उद्गम होता है और यह गुजरात और अहमदाबाद से होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कहाँ पर? तो उद्गम, चलिए लिख देते हैं अरावली, ठीक, अरावली से होता है और कहाँ पर गिराती है अपना जल? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में स्थित है, अब तक आप जान चुके होंगे, ठीक है। साबर, और अगर आप देखेंगे गुजरात का जो अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद, वह जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है और जो अहमदाबाद है इसको गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। क्या चीज़? गुजरात की आर्थिक राजधानी। वैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन आर्थिक राजधानी अहमदाबाद को कहते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर किस नदी के तट किनारे स्थित है या तट पर स्थित है, तो आपको क्या करना है? साबरमती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यह आपके लिए साबरमती नदी से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो रहे। अब हम आगे चलते हैं तो एक नोट लिख लीजिए। 2 नदियां हैं, मांडवी, एक और है जुआरी, ठीक। ये 2 नदियां आपकी कहाँ पर होती हैं? गोवा में। यह पूछा गया है क्वेश्चन, मांडवी से पूछा गया, जुआरी से हालांकि नहीं पूछा गया है, मांडवी से पूछा गया है। तो मांडवी 2 नदियां हैं, यह आपस में कहाँ पर? पणजी के पास जो है अरब सागर में गिर जाती हैं। और ये जो है यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? दूध सागर। बहुत ही सुंदर जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आपने कई बार वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा आपने दूध सागर के जलप्रपात को। आपकी चेन्नई एक्सप्रेस में भी शायद दिखाया गया है। ये वही दूध सागर ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए रहा। और उसके बाद एक नदी बहती है, क्या नाम उसका? शरावती। शरावती, यह कहाँ बहती है? तो यह बहती है आपकी कर्नाटक में, कर्नाटक से प्रवाहित होती है। और यह क्या है? ये आपने जलप्रपात सुना होगा, इसका नाम है जोग गरसोप्पा। जोग
गरसोप्पा, ठीक है। इसका यह जो है शरावती नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो गरसोप्पा तो शरावती नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में, ठीक है। या कई सारे हैं, राजा राकेट, ठीक है, राजा राकेट दामबलाचे गरसोप्पा, इनको मिलाकर ही जो गरसोप्पा कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, यह भी इसका एक अन्य नाम है। तो ये आपके लिए नदियों से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। तो इस तरह से यहाँ पर आकर आपका नदियों का जो टॉपिक है वह फिनिश होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको मृदा पढ़ाएंगे या फिर आपको सिंचाई या बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दोनों में से कोई सा एक टॉपिक स्टार्ट हो करेंगे हम। फिलहाल आप इसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और हाई कोर्ट का जो फॉर्म आया है उसे फिल कर दीजिए और अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।